हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे रीजन। रीजन मैंने क्षेत्र और एम्पायर्स। एम्पायर्स मैंने होते हैं राज्य। इनके बारे में पढ़ेंगे। और आप ये ध्यान रखना कि आप पढ़ रहे हो मिडीवियल हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, क्योंकि छठी में आपने 6th क्लास में आपने पढ़ी थी एशियंट हिस्ट्री, आदि मानव का शुरुआत कैसे हुई सभ्यता की, भारत में जो राज्य हैं वो कैसे फैले, इस तरह से। और अब आप मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मैं थोड़ी सी आपको मिडवल हिस्ट्री में जो राज्य रहे हैं भारत में वो पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। देखो, जो 1191 का जो क्षेत्र युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध, इसमें जो भारत की तरफ से लड़े थे पृथ्वीराज चौहान, और जो शासक आए थे अफगानिस्तान से वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1191 का युद्ध था, उसमें तो हार गए थे। तराइन का क्षेत्र ये आपके अंबाला के आसपास का क्षेत्र है। और लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ दोनों के बीच में, तब जो है चौहान राजा पृथ्वीराज हार गए थे मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी यहाँ से चले गए अफगानिस्तान, और उन्होंने अपने पीछे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ दिया कि आप यहाँ दिल्ली का जो है शासन संभालिए। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, आप जानते हो, कुतुब मीनार की स्थापना की थी। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ का जो, इसे दास वंश का शासक बोलते हैं। अरब देशों में एक प्रथा थी, दास प्रथा। दासों को, जो वीर पुरुष होते, उनको दास बना के खरीदा जाता था, और वो बड़े लॉयल होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना यहाँ का शासक सौंपा। इल्तुतमिश जो है भारत के शासक बने। उसके बाद रजिया सुल्ताना इनकी बेटी थी, और ये पहली मुस्लिम शासिका थी भारत में। लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो गए और रजिया को हटाकर। और अंत में जो है 2-3 राजा और बैठे, उसके भाई वगैरह, लेकिन वो बड़े कमज़ोर सिद्ध हुए। और गयासुद्दीन जो बलबन थे, गयासुद्दीन बलबन, ये दिल्ली के सुल्तान बने। ये सल्तनत काल था दिल्ली का। गयासुद्दीन बलबन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा शासन भारत में स्थापित किया। 1266 से लेकर 1287 तक लगभग उन्होंने 21 साल तक भारत पर शासन किया। और ऐसे में भारत का में सल्तनत जो शासन था वो दिल्ली से लेकर, दिल्ली तो था ही मेन, यहाँ अफगानिस्तान है भारत में। मैं मैप दिखा देती हूँ, ये देखो मैप है, और इस मैप में ये अफगानिस्तान का प्रदेश आ जाता है, गंजन प्रदेश जिसे बोलते हैं, ये अफगानिस्तान में। और इधर बंगाल तक, और इधर साउथ में जो राज्य थे, गोंड थे या चोल राज्य था यहाँ पर, और बहुत सारे क्षेत्र थे। ये लगभग इलाका सल्तनत काल में बलबन के अधीन था। एक बड़ा एम्पायर जो है बलबन ने स्थापित किया था। Explained that he was a ruler of vast empire that stretched from बंगाल को गोंडा बोलते थे, इन द ईस्ट ऑफ गजनी जो है गंजन प्रदेश था अफगानिस्तान का, इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया को, ये आपका साउथ इंडिया का हिस्सा है, ये आपका बंगाल आ जाता है। इधर आपका जो है गुजरात से लगता हुआ पाकिस्तान, और अफगानिस्तान ये जो है भारत का मैप हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, ये इस तरफ गंजन प्रदेश से गोंडा तक, और साथ साथ में जो आपका आंध्रा है, गोंड, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, गुजरात तक,
ये सारा कुछ जो प्रदेश था वो किसके अधीन आता था? गयासुद्दीन बलबन के अधीन आता था। तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद इन्होंने एक ग्रोसरी में वर्ड दिया हुआ है, मसालिक अल बसर फ्लाइज मामलिक अल असर ऑफ शहाबुद्दीन उमरी। ये शायद कोई प्रशस्ति है, देखेंगे इसको भी। उसके बाद जो है लैंग्वेज भारत में कैसे आई। आपको पता है भारत में पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी और संस्कृत से हमारी बहुत सारी भाषाएं जैसे बांग्ला, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हैं हमारे आर्य परिवार की, वो सारी संस्कृत से निकली। संस्कृत कुलीन लोगों की भाषा बन गई, बहुत जटिल होगी, तो जैसे पाली और प्राकृत भारत में बोले जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे, नए नए शासक भारत में आ रहे थे, तो वो क्या लेके आ रहे थे? साथ में अपनी नई नई भाषाएं भी लेकर आ रहे थे। और जो अफगानिस्तान से, अरब देशों से आक्रमणकारी आ रहे थे, वो कौन सी भाषा लेकर आए? अरबी और पर्शियन, दो भाषा लेकर आए। धीरे धीरे जो अरबी और पर्शियन शब्द है वो हिंदी में, क्योंकि धीरे धीरे हिंदी का भी विकास हो रहा था ना संस्कृत से, हिंदी के कुछ शब्द पारसी और उर्दू के मिलकर एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे उर्दू भाषा बोला जाता, उर्दू की भाषा बोला जाता है। और आज ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। अमीर खुसरो, जिन्होंने सबसे पहले मध्यकालीन भारत में, एक कवि थे, ये संगीतकार भी थे, इन्होंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, बहुत सारी कविताएं लिखी थी। लगभग 8 सुल्तानों के शासनकाल में ये रहे हैं। और इन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा को डेवलप किया। जो वर्तमान की हिंदी आप देखते हो वो उसी समय डेवलप हुई थी। अमीर खुसरो, in 1318 the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land: Sindhu, Lohari, Kashmiri, Deva, Darsa Mudri, in solution of कर्नाटका, तेलंगानी, जिसे आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं अब तो, और गुजरी, जिसे गुजरात में बोलते हैं, महाबरी तमिलनाडु में, गोरिन बंगाल, इस तरह की भाषाएं क्या है बोली जाती थी। और दिल्ली और जो अवध का इलाका है उसमें बोली जाती हिंदवी, जो वर्तमान की हिंदी है। Amir Khusro went on to explain that in contrast of this language there was Sanskrit which did not belong to any region, it was the old language। मैंने ये बताया था कि संस्कृत तो है हमारी 5वीं 6वीं शताब्दी में बोली जाती थी, उसके बाद संस्कृत में से ही जो बहुत सारी भाषाएं निकली वो ही भाषाएं भारत में क्षेत्रों में बोली जाने लगी, क्षेत्रीय भाषाएं बन गई। ठीक है, नेशन भाषा के रूप में पहले एक संस्कृत होती, फिर संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली, तो वो भाषाएं क्या बन गई? क्षेत्रों की विशेषता लेकर क्षेत्रीय भाषा बोली गई। जैसे बंगाल में कोई क्षेत्रीय विशेषता थी, वहाँ कोई बोली, उससे मिलकर संस्कृत जो है एक नई भाषा बन गई, बांग्ला। मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, ये आपका काम है, ये कर लेना आप। उसके बाद है बाई 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज। और 700 साल बाई 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोजेस्ड, मतलब इतने सारे जोग्राफिकल रीजन थे और उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी। कल्चरल जो विशेषताएं थी वो पैदा हो गई थी। मैंने बताया ना कि जो स्थानीय भाषाओं से मिलकर जो संस्कृत है और या स्थानीय कल्चर से मिलकर बाहर से आने वाला कल्चर और जो हमारा पुराना कल्चर है उससे मिलकर नए कल्चर और नई भाषाएं पैदा हुई। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन 9 चैप्टर में, ज़्यादा पढ़ोगे आप। देयर वर also associate with specific ruling dynasty। और कल्चर का और कल्चर या भाषा पे उस जो उस वहाँ का शासक है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब जिस राजा की जो भाषा होगी उसका जो उस क्षेत्र में है उसी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उसके विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। और लोग हैं
राजाओं की भाषा का यूज करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली भाषा वही हो जाएगी ना उस रीजन की, जो जिसे राज्य संरक्षण देंगे। मान लो कोई केरल का राज्य है और वो कन्नड़ भाषा को या मलयालम भाषा को महत्व देता है, तो उस क्षेत्र में मलयालम भाषा ज़्यादा विकास करेगी, क्योंकि राजा के जो सारे रिकॉर्ड हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, पहले जैसे पत्थरों पर कोई आदेश लिखे जाते थे उन्हें प्रशस्ति कहते हैं, वो उसी भाषा में लिखे जाते थे ना। तो इस वजह से वो भाषा ज़्यादा विकास करती थी। वैन द मुगल एम्पायर, अब जो सल्तनत काल है वो ख़त्म हो गया लोधी वंश के साथ, ठीक है। पहले आया दास वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया लोधी वंश। और लोधी वंश के साथ ही क्या हो गया, जो सल्तनत काल था वो ख़त्म हो गया। सल्तनत काल ख़त्म होते हुए इब्राहिम लोधी लास्ट वहाँ के राजा थे, सुल्तान थे। मुग़ल शासन शुरू हो गया। मुग़ल शासक जो प्रथम था वो बाबर था। बाबर ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रहा, और बाबर के बाद जो है हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, इन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन किया। इस काल को, इस पीरियड को भारत में क्या कहा जाता है, मुगल पीरियड कहा जाता है। ये एक हिस्टोरिकल चेन है किसी भी हिस्ट्री को याद करने की, कि पहले चौहानों का शासन था दिल्ली में, उसके बाद दास वंश का शासन आया, उसके बाद खिलजी, तुगलक, और उसके बाद लोधी वंश का, और लोधी वंश के बाद जो है मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया। और मुग़ल एम्पायर में किन किन राजाओं का शासन रहा, तो ये क्रॉनिकल याद है, करनी चाहिए आपको। उसके बाद व्हेन द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, अंतिम जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उनको रंगून भेज दिया गया, और पूरी तरह से भारत किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। 18th सेंचुरी इट लीड द री एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट। जैसे जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो औरंगजेब का साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैला हुआ था, और वही जो प्रदेश मैंने बताया, गंजन से लेकर बंगाल और यहाँ साउथ में और कश्मीर तक जो है वो औरंगजेब का शासन था। लेकिन औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा ताकतवर शासक मुगलों का नहीं आया कि जो अपने राज्य का इतना बड़ा साम्राज्य संभाल सके। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो आगे आप पढ़ोगे। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो मुगल साम्राज्य है वो बिखरने लगा, और बिखरने के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कई हिस्सों में, मतलब वहाँ फिर जैसे सल्तनत काल में या उससे पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत, इस तरह से भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में अब भी क्या है, बट गया। यहाँ कोई और राजा था, यहाँ मराठे थे, यहाँ राजपूत थे, यहाँ पर नीचे जैसे अहमदनगर की स्टेट्स थी 5, बीदर, बरार। तो इस तरह से भारत जो है टुकड़ों में बिखर गया, और इन टुकड़ों को यहाँ मुर्शिद कुली खां थे, सिराजुद्दौला, जिसको 1757 में प्लासी के युद्ध में हराया गया था। इन टुकड़ों में बटे हुए राज्य को जीतना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। तो इस तरह से दोबारा से फिर रीजनल जो है रूल पैदा हुए, जब 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल शासन कमज़ोर हो गया, दिल्ली कमज़ोर हो गई। और इन शासकों ने फिर क्या किया, जैसे मुगल थे तो जो शासक के साथ है ना, पेंटिंग कल्चर ये भी पनपती है। तो यहाँ जितने भी राजा थे, मान लो यहाँ पर सिराजुद्दौला शासन कर रहे थे, यहाँ पर राजस्थान में और यहाँ महाराष्ट्र में मराठे शासन कर रहे थे, राजस्थान में राजपूत कर रहे थे। तो इनके कल्चर डेवलप होंगे। फिर यहाँ के राजा क्या है, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी पेंटिंग को प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करेंगे तो यहाँ नई नई भाषाएं और नई नई पेंटिंग, म्यूजिक पैदा होगा, क्योंकि यहाँ का राजा जो है पूरी भारत से रिलेटेड पेंटिंग या म्यूजिक को थोड़े नहीं प्रमोट करेगा।
वो तो किसको को प्रमोट करेगा, अपने क्षेत्र की भाषा और अपने क्षेत्र के कल्चर को। तो री एमरजेंस हुआ उस टाइम में 1707 के बाद, जब एक शासन भारत में नहीं रहा और बहुत सारे शासक बन गए। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसी ऑफ ए बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, elites, culture and language। और इस तरह से भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नेंस करने के तरीके, प्रशासन के तरीके भिन्न भिन्न पैदा हुए, डिफरेंट कल्चर पैदा हुए, इकोनॉमी को मैनेजमेंट करने के तरीके अलग पैदा हुए, लैंग्वेज अलग पैदा हुई। मतलब जो वैरायटीज आप देख रहे हो ना अब कल्चर में, वो उसी समय की देन थे। थ्रू आउट द 1000 ईयर बिटवीन 750 that characters of the different region did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness। 700 से लेकर 750 तक डिफरेंट रीजन में जो रीजन थे वो आइसोलेट नहीं रह सके और उनका इम्पैक्ट एक रीजन से दूसरे रीजन पर पड़ा। देखो कैसे पड़ा, जैसे यहाँ राजपूत थे, लेकिन अगर आप जाओगे आगरा के जो महल बने हुए हैं फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के जो महल हैं वो किसने बनाए थे, अकबर ने। अकबर के दरबार में बहुत सारे राजस्थानी पेंटर वास्तुकार रहते थे जो यहाँ की शैली लेकर दिल्ली गए और इन्होंने महल बनाए। तो ये जो कल्चर था इसमें मिक्स होगा, यहाँ कुछ यहाँ की विशेषताएं कुछ यहाँ की विशेषताएं इन महलों में दिखाई देती है। तो इस तरह से कल्चर आपस में मिक्स होती है। उसके बाद है विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। पीपल बिलीव इन डिवाइन with sometimes deeply personal but more usually is a collective belief in a supernatural agency. Religion were often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social world of these groups altered, so too did their beliefs। ये उस टाइम में देखो जो मध्यकालीन हिस्ट्री वो ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता बदलाव का काल, हर चीज़ में बदलाव आ रहा था, बोली, भाषा, कल्चर, म्यूजिक, डांस, हर चीज़ में बदलाव आ रहा था। तो इससे अछूता आपका रिलीजन भी नहीं रहा। रिलीजन में भी बहुत सारे पूजा पाठ पद्धति शुरू हो गई, ट्रेडिशन शुरू हो गए। और ये एक इस टाइम भी था कि जहाँ कट्टरपन तो था ही, जैसे शिया और सुन्नी में कट्टरपन था या हिंदू मुस्लिम में कट्टरपन था रिलीजियस, लेकिन साथ साथ में सूफी लोग थे जो हिंदू और मुस्लिम को एक मानते थे, एक ही अल्लाह, एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला को चंगा, इस तरह की बाणियाँ पैदा हो रही थी। ऐसे कल्चर को, ऐसे भक्ति को मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, सभी को भगवान का बंदा दिखाया गया था। दूसरी तरफ जो तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, उनकी पोयम जो समाज के छोटे तबके निम्न वर्ग के लोगों के लिए भक्ति के रास्ते खोल रही थी कि जो अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, इक्वालिटी ला रही थी मतलब, और भगवान के सामने सब इक्वल हैं, ठीक है, कोई ब्राह्मण या कोई महान व्यक्ति नहीं है। इस तरह से निम्न वर्गों के दरवाजे जो है भक्ति के लिए खोल दिए गए थे। तो रिलीजन में भी बड़ा ट्रांजिशन आया हुआ था, लेकिन कुछ कट्टरपंथ भी उस टाइम पैदा हो गया था, क्योंकि जो जनता थी वो हिंदू ज़्यादा थी और जो शासक थे वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम्स को यहाँ पैर जमाने थे, तो वो बाय हुक और क्रुक यहाँ स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे। It was during this period that important change occurred in what the call Hinduism today।
और बहुत सारे चेंजेज आए जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं टुडे। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नई नई देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई। मतलब ऐसे देवता पटल पे आए जो पहले कभी हमने सुने ना देखे थे। नए नए मंदिरों का निर्माण होने लगा, और मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर जो है वो अमीर व्यक्ति करवाने लगा या राजा करवाने लगा। उन मंदिरों पर उन्हीं व्यक्तियों का डोमिनेशन होता था जो वो बनाते थे, जो पैसे लगाते थे। कई मंदिर तो ऐसे थे जहाँ हम पब्लिक जा ही नहीं सकते थी। जो डोमिनेट ग्रुप था सोसाइटी का, वो बड़े बड़े मंदिर बनवा रही थी और वही उसके क्या थे, करता धरता थे। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो वेद पाठी थे, उन्हें वेद पुराणों का ज्ञान था, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट उनकी सोसाइटी में होती थी। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new ruler searching for the prestige। और जो ब्राह्मण को एक ऊंचा स्थान था, जो उनके जजमान थे, मतलब राजा थे, जो उनको अपने दरबारों में बड़ा महत्व दिया करते थे। और इस वजह से जैसे घर के पुजारी या घर के पंडित हुआ करते थे, और इस वजह से उन्हें बहुत सारी जमीनें या उपहार दिए जाते थे और उनका महत्व बहुत ज़्यादा था। पैटर्न का क्या मतलब है? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन एंड आर्टिस्ट। जजमान जैसे कहते हैं ना, यजमान या जजमान होते हैं, एक वेल्दी पर्सन जो दूसरे व्यक्ति को, जो आर्टिस्ट होता या ब्राह्मण होता, उसको अपना संरक्षण में ले लेता, उसे अपना ब्राह्मण या अपना जो भी है घर के लिए वैद्य चुन लेता, ब्राह्मण मास्टर चुन लेता अपने बच्चों के लिए, इस तरह से। This was the period when the new region appeared in the subcontinent। नए नए क्षेत्र पैदा हुए। मर्चेंट्स जो है व्यापारी एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। अब मुस्लिम आए तो अपने धर्म की विशेषता भी लेकर आए, कुरान की आयत, जो कुरान में जो कहा गया है ज्ञान, उसको लेकर आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। जैसे भारत हिंदुओं की होली बुक रामायण महाभारत गीता है, उसी तरह मुस्लिम्स की जो बुक है वो कुरान है। उनका जीवन कुरान बेस होता था। एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ वन गॉड। और वह ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक ही भगवान को की सोवर्निटी एक्सेप्ट करते थे, किसी दूसरे देवी देवता नहीं। वो हमें मतलब हिंदुओं को वो इस तरह मानते थे कि एक देवता, एक भगवान को नहीं मानते, ये तो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते थे। और मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, वो बुत की पूजा नहीं करते। बुत की पूजा करना भगवान के खिलाफ है। वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं जो प्यार और दया का सोर्स है। वो उसी एक शक्ति में, सुप्रीम पावर में विश्वास करते थे। देखो, जैसे जो भी धर्म की शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। हर धर्म के जो रूल हैं वो एक ही भगवान को मानते हैं, नेचुरल जो नियम हैं उनको मानते हैं। भारत में भी जो हिंदू धर्म था, हिंदू शब्द बाद में आया, धर्म हिंदू एक वे ऑफ स्टाइल है, कोई धर्म नहीं है। जो हमारा एशियंट सनातन धर्म जिसे बोलते हैं, उसमें भी तो सुप्रीम पावर एक ही था ना, बनाने वाला ब्रह्म था। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मांड की वेव्स हैं उनसे हम बने, वही भगवान है बनाने वाला। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे ज्ञान का लोप होता है, हम ब्रह्म को भूल जाते हैं और हम ज्ञान के निचले स्तर पर आ जाते हैं। फिर हम भगवानों की फ़ोटो बना लेते हैं और उन फोटो के रूप में ही हम असली भगवान को ढूंढते हैं। और ये कारण क्या होता है, जब नॉलेज ख़त्म हो जाती है, जो असली नॉलेज है भगवान को प्राप्त करने की, उससे तो दूर हो जाते हैं। और जो दूसरों द्वारा बताए गए धर्मों पर हम पद्धतियों पर चल पड़ते हैं और हम खोजने लगते हैं भगवान को कहीं मूर्तियों में। इसी तरह जो इस्लाम धर्म पैदा हुआ वो भी एक ही भगवान को मानता है, एक ही किताब है उनकी कुरान, वो भी बहुत अच्छी है। सब धर्म एक ही ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। आप यहाँ से लगा सकते हो कि यहाँ बंदे हैं, हम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, और ये
भिन्न भिन्न धाराओं में जा रहे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या सिख ईसाई हैं, लेकिन एक सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं वो एक ही बिंदु पर जाके टिकते हैं, एक ईश्वर जिसे बोलते हैं। यहाँ जब हम लड़ते हैं तो हम यहाँ होते हैं, यहाँ डिफरेंस है ना कि ये हिंदू हैं ये मुस्लिम हैं। लेकिन जब हिंदुओं की जोत, मुसलमानों की जो नूर है, क्रिश्चियंस की जो लाइट्स है और सिखों की भी जो नूर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो नूर सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही नेचर है बनाने वाले। ये हमारा कंजस्टेड तरीका है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। अगर हमारे सनातन धर्म के अनुसार क्या है, ईश्वर पात पात में है, रोम रोम में है, और जो रोम रोम में है तो ये कैसे हो सकता है, और वो डाली डाली पत्ते पत्ते की रचना करता है, तो उसने हिंदू बनाए होंगे और मुस्लिम नहीं बनाए होंगे, सभी बनाए होंगे ना। अगर आप ऐसा मानते हो तो आपके भगवान की कैपेसिटी को ही आप बाउंड कर रहे हो। और अगर वो उसने सब बनाया है तो हमें उसकी रचना का से नफरत कैसे कर सकते हैं। ये तो पहचान है, जो टीके दाढ़ी या जो भी मंदिर मस्जिद बनाए हैं, ये तो हमने अपनी आइडेंटिटी पहचान बना ली। जो एक्चुअल पहचान वो ह्यूमैनिटी है, और ह्यूमैनिटी का एक ही रखवाला है, वो हमारा सुप्रीम पावर है। और इस नॉलेज की आज बहुत ज़रूरत है। दंगे होते हैं जब हम बीच के स्तर पर होते हैं, जब हम यहाँ होते हैं, हिंदू मुस्लिम की अलग अलग पहचान होती है, यहाँ हम अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें लगता है हम एक ईश्वर के संतान हैं, यहाँ पहुँचने वाला बंदा कभी किसी से नहीं लड़ेगा। और वर्तमान में हमारे देश को इस ज्ञान की बहुत ज़रूरी है, एकता और अखंडता के लिए। ठीक है, तो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सभी धर्मों की उसको पहचान के आधार पर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। उनके अपने अपने तरीके होते हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम्स। अब देखो विश कहाँ से शुरू हुआ हमारे देश में। जो रूलर्स आए मुस्लिम्स, वो अपने चाहते थे कि यहाँ का जो धर्म है वो गलत है, और वो आए कि जो ये धर्म है ये हमने ख़त्म करना है भारत में, और हमने मुस्लिम धर्म की स्थापना करनी है। और उनकी ये मजबूरी थी, क्योंकि हर जो मुस्लिम रूलर था वो अपनी जो रूलर की एक गवर्नेंस की पावर होती है वो खलीफा से मिलती थी, और वो जब तक नहीं मिलती थी जब तक वो प्रूव ना कर दे कि उनका जो धर्म वो धर्म के अनुसार रूल कर रहा है, इसलिए उसको धर्म को आड़े लेना पड़ता था, उसको एक जैसे ढाल के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता था धर्म को। उलेमा लर्नड थियोलॉगन and jurist, and like Hinduism, Islam were interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।